नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली डीएमके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा हम सीएम के काम तय नहीं कर सकते। केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, कहा एक मंत्री कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है। ई ईंधन पर सरकार बोल रही है झूठ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सपा कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी, कहा बाबरी पर आंसू बहाने वाले कर रहे हैं आस्था की बात। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियल ब्लास्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के बाहर गिरा बम। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट फिर से चालू करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश पार्टी से जुड़े अभिजीत दीबिके की याचिका पर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अकाउंट इसलिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसकी पोस्ट से नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों में भ्रम और अफरा तफरी पैदा हो सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब नीट परीक्षा खत्म हो चुकी है, इसलिए सरकार की ये चिंता अब लागू नहीं होती है। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए एक्स अकाउंट अनब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश रद्द किया और कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों की कानूनी कसौटी पर जांच होनी जरूरी है। तमिलनाडु के करूर में हुए हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। डीएमके ने मौजूदा टीवी की सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मुख्यमंत्री विजय हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें मुआवजा और नौकरी देने वाले हैं। डीएमके का कहना था कि सीएम विजय को रोकना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम किसी भी मुख्यमंत्री की गतिविधियों को तय नहीं करेंगे। जज ने डीएमके के वकील से कहा है कि वो कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाए। अगर सत्ताधारी टीवीके के नेता हादसे को लेकर बयान दे रहे हैं तो डीएमके भी उसके जवाब में बयान दे सकती है। ये लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ी जानी चाहिए। डीएमके ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पिछले साल टीवीके की रैली में हुए हादसे की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने 38 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने 11 दोषियों के आजीवन कारावास को भी बरकरार रखा है। मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट धमाकों के हमले में निचली अदालत के फैसले पर अपनी सहमति जताई है। इस पर अब गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा है कि आज सिर्फ अहमदाबाद गुजरात भारत ही नहीं लेकिन दुनिया के शांतिप्रिय देशों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 सीरियल ब्लास्ट में कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके आरोपियों को फांसी की सजा जो स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी। मैं कोर्ट का आभार मानता हूं, मैं जांच टीम का अभिनंदन करता हूं। फैसला सुनाया गुजरात हाईकोर्ट ने, जो स्पेशल कोर्ट का फैसला था 2008 ब्लास्ट केस को लेकर, उसको बरकरार रखा है। कैसे देखते, क्या कहेंगे इस पर? आज अहमदाबाद गुजरात भारत ही नहीं लेकिन दुनिया के शांति प्रिय देशों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है। अहमदाबाद 26 जुलाई 2008 सीरियल ब्लास्ट में कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और ये हमले के आरोपी 38 आतंकियों को फांसी की सजा जो स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी वो आज हाई कोर्ट ने उसको खास तौर पे उसको एक्सेप्ट किया है और 11 आतंकियों को आजीवन कैद की भी सजा को एक्सेप्ट किया है। मैं उच्च न्यायालय का ये सभी पीड़ित परिवार एवं गुजरात के नागरिकों की ओर से आभार मानता हूं। स्पेशल कोर्ट का भी आभार मानता हूं एवं इन्वेस्टिगेशन टीम को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं जिन्होंने रात दिन एक करके ये पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन किया था और आज ये सभी पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये जजमेंट स्पष्ट संदेश देता है कि भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और इस प्रकार की घटना से जुड़े हुए एक एक लोगों को सजा दिलाई जाएगी।
आज हाईकोर्ट ने खास तौर पे एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुंबई, पुणे, नासिक, रायगढ़, पालघर, पुणे और सतारा समेत कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन की घटनाओं के चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई में सिर्फ 4 दिनों में लगभग 1 महीने के बराबर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि एहतियात के तौर पर मुंबई सहित कई जिलों के स्कूल और कॉलेज आज बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं बारिश से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश आई थी लेकिन इस तरह से मतलब जो चेंबूर की दुर्घटना हो गई, उसके बाद में साकीनाका, एल वार्ड और उसके बाद में मानकुर आर्य कॉलोनी में भी एक बच्चा बाइक पे जा रहा था, उसके ऊपर भी ब्रांच गिर के वो भी गया। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना हुई है। इसके लिए मैं खुद मेयर करके मेरा मन भी उसके लिए बहुत व्यथित है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जितना भी मैंने इसके बारे में ब्यौरा लिया है तो आज ऑरेंज अलर्ट है। आज बारिश उतनी है नहीं, तो लोगों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी ये जो पूरा हमारा कामकाज है एवरीडे का वो चालू है। यहाँ की मुंबई की जब वाहतुक व्यवस्था अच्छे से चालू है, उसी के साथ में लोकल व्यवस्था भी चालू है। पूरे मतलब मुंबई महानगर पालिका सब हमारे अधिकारी हैं, प्रशासकीय अधिकारी है, लोक प्रतिनिधि है, सब हम लोग काम करने के लिए ज़मीन पे उतर के हम लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद हर जगह पे पहुंच रही हूँ, जहाँ पे भी जो इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पे मैं जाके देख रही हूँ। हर नगर सेवक अपने वार्ड में घूम रहा है, हर प्रशासकीय अधिकारी वहाँ पे 24/7 काम कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका की कमिश्नर भी अपने दौर पे काम कर रही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में जाके पूरे मुंबई का वो ब्यौरा ले रहा है। मैं खुद भी थी, विरोधी पक्ष नेता भी थे, हम सब मुंबई। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भूपेश बघेल के दौरे पर कहा है कि वो सभी नेताओं से मिलना चाहते हैं, छोटी मोटी मतभेदों को सुलझाना चाहते हैं और आने वाले चुनाव की तैयारियों पर ध्यान देना चाहते हैं। अगर कोई छोटी मोटी मतभेद है तो उन्हें सुलझा लिया जाएगा और सभी एक मंच पर एकजुट होंगे। आखिरकार हमें बातचीत के लिए एक साथ बैठक होनी बहुत ज़रूरी है। चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मण रेखा में रहकर ऐसा करना चाहिए। वो जानते हैं कि वकील के चैम्बर में मामलों पर समाधान नहीं हो सकता है और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। हर परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते हैं और उन्हें सुलझाया जा सकता है। मेरा ख्याल सारे इकट्ठे होंगे जी, आते 5-4 दिन में। इसी बात के लिए तो वो आए हैं। अगर कोई माइनर कहीं डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। देखो, पार्टी सभी कांग्रेस के लीडर्स की ही पार्टी है और टेबल पर तो आखिर बैठना ही पड़ेगा जी। बड़े से बड़ी अगर जंग हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में भी, फिर भी टेबल पर ही आकर बात खत्म हुई है। वो तो जंग की बात थी, ये तो अंदरूनी माइनर डिफरेंसेस हैं, कोई मेजर डिफरेंसेस तो है नहीं। और कोई भी बात देखिए, हम बड़े हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। अगर वहां हम कोई केस हार भी जाते हैं तो रिवीजन हो सकती है। अगर कोर्ट कोई फैसला अपने खिलाफ करती है तो इसमें रास्ता क्या होता है कि हम एक दफा फिर रिवीजन के लिए डालते हैं, वो बड़े बेंच के पास चली जाती है। अगर कोई बात कुछ इरिटेंट रह गया है या आपके मुताबिक कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट सोच लेगा, हमारी पार्टी हाईकमांड सुन लेगी। और देखिए, जो भी पहचान आज किसी लीडर की भी है, वो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, पार्टी के कारण ही हमारी पहचान है, हमारे कारण पार्टी के पहचान नहीं। तो अल्टीमेटली फैसले पार्टी ने करने हैं। मिलना कोई बुरी बात नहीं, मिलना अच्छी बात होती है, मगर लक्ष्मण रेखा में रहकर मिलना इससे भी अच्छी बात है। अगर आपकी कोई डिमांड है, आप चाहते हो, तो मेरा ख्याल बेटर फोरम ये है। चन्नी जी तो हमारे फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, छोटे भाई हैं हमारे, उनको भी पता है कि जिस फोरम पर बात करनी तो वही होगी। लॉयर के चैम्बर में बैठकर तो बात नहीं ना बनेगी। ये लॉयर केस तैयार करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आप केस तैयार अपना कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जाकर अर्जी लगवाइए, सुनवाई हो जाएगी वहां। कोशिश भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हाँ, मिलते ही रहे हैं, पीछे भी मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। राहुल जी बाहर गए हुए हैं, आजकल में आ जाना है। उसके बाद
सभी लीडर्स अवेलेबल हैं, वो जाकर खुशी से अपने लीडर को मिले, अपनी बात रखें। कोई ऐसी बात तो है नहीं जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। तो मेरा मकसद ये है कि पंजाब के लोग चाहते हैं चेंज, वो चाहते हैं कि पंजाब ही ये जो कांग्रेस है वो ही चेंज आए। चेंज तब आएगी जब हम यूनिटी का मैसेज देंगे, इकट्ठे हैं हम। हाँ, माइनर डिफरेंसेस तो चलते रहते, परिवारों में चलते रहते हैं, भाइयों में चलते रहते हैं, और जब भी आपके डिफरेंसेस होते हैं आप पेरेंट्स के पास ही जाते हो। देखो ना, घर में भी अगर डिफरेंसेस हों, आप पिता को कहते हो या माता को कहते हैं, और वो सॉर्ट आउट भी करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि E20 ईंधन को लेकर जनता में भारी विरोध है। इसके बावजूद केंद्र सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें सरकार की जिद का कारण नहीं पता, सरकार अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार एक के बाद एक झूठे दावे कर रही है। एक मंत्री कुछ कहते हैं तो दूसरे कुछ और कहते हैं। केजरीवाल के मुताबिक केंद्र सरकार लोगों को E20 ईंधन स्वीकार करने और उपयोग करने के लिए राजी करने के लिए नई रणनीतियां अपना रही है। सरकार भ्रामक दावे कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से जनता की उस मांग को मानने का आग्रह करता हूं, जिसमें उन्हें एक विकल्प देने की बात कही गई है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर अलग अलग कीमतों पर सभी प्रकार के ईंधन उपलब्ध हों। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीदे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कोई नया मुद्दा नहीं है, इसलिए वो समाज को जाति और आस्था के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती थी, लेकिन अब खुद को आस्तिक बताने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान के लिए मिलने वाले धन को कब्रिस्तान पर खर्च करती थी और राम भक्तों पर गोलियां चलवाती थी। योगी ने कहा कि देश अब कांग्रेस और सपा के चंगुल में फंसने वाला नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं जो धार्मिक हिंदू। राम मंदिर चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद से समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का सनसनीखेज दावा किया था, जिसके बाद जांच हुई और आरोप सही पाए गए। मामले में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम सामने आया है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच ही रिश्ते होने का दावा किया। इसके बाद से सियासी पारा और हाई हो गया है। निशिकांत दुबे अपने इस दावे के बाद से मुश्किल में आ गए हैं। टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को रिश्तेदार बताने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता निशिकांत दुबे से खासा नाराज हैं। इसी को लेकर सपा नेता FIR दर्ज करवाने के लिए लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे। इसी बीच दूसरी तहरीर इटावा में दर्ज कराई गई है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच 10 जुलाई को NDA की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें नीतीश कुमार भी खुद मौजूद रहेंगे। इस बैठक को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर
कोई रणनीति बनाई जा रही है। इस सीट से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मैदान में उतर रहे हैं। 10 तारीख को होने वाली इस एनडीए की बैठक में सभी घटक दलों के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव के साथ साथ सरकार के आगामी एजेंडे और संगठनात्मक समन्वय पर भी चर्चा होगी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक होटल के बाहर बम धमाका हुआ। इस होटल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ठहरे हुए हैं। मैक्रो सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा के निमंत्रण पर दमिश्क गए हुए हैं। हालांकि इस ब्लास्ट से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। धमाके के बाद दमिश्क की घेराबंदी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त मैक्रो होटल से निकलकर अल शरा से मुलाकात करने जा रहे थे, उसी वक्त होटल के बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है। मैक्रो के होटल के बाहर जो धमाका हुआ है वो एक कार के जरिए किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन ने अभी इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि धमाके के तुरंत बाद मैक्रो ने अल शरा से मुलाकात की। वहीं सीरिया पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। अल शरा की सरकार में मैक्रो पहले यूरोपीय संघ के नेता हैं जो सीरिया पहुंचे हैं। यूएस, इजराइल, ईरान जंग में जिन 3 बड़े नामों के मरने की घोषणा की जा चुकी थी वो सभी अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम विदाई समारोह में देखे गए। इनमें पूर्व IRGC चीफ अहमद वाहिदी और कुद्दुस फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी का नाम प्रमुख है। इजराइल ने जंग के दौरान इन तीनों की हत्या की बात कही थी, लेकिन अब तीनों को खामेनी की अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया। इन तीनों के सामने आने के बाद 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या ईरान में और भी ऐसे नेता या पदाधिकारी हैं जिनके मरने की घोषणा हो चुकी है और वो जीवित हैं? दूसरा सवाल ये है कि ये लोग अब तक कहाँ छुपे हुए थे? वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी अपने पिता के अंतिम विदाई में अब तक शामिल नहीं हुए हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल के हमले को देखते हुए मुस्तफा अंतिम विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। ईरान जंग के बाद से ही वो अंडरग्राउंड हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।